हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर 2020 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ का नाम देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मां बमलेश्वरी का मंदिर कहां पर है? डोंगरगढ़ में। और ये डोंगरगढ़ किस जिले में है? तो यह है राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो मंदिर है मां बमलेश्वरी का, ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे भारत में ये प्रसिद्ध मंदिर है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु है वो हर साल आते हैं। उसमें नवरात्रि पे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है मां बमलेश्वरी के मंदिर पर। और अगर डेली भी देखें तो यहाँ पर श्रद्धालु आते ही रहते हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार ये करती है कि जब ऐसी कोई जगह जहां पर कि पर्यटन का स्कोप अच्छा खासा हो, उसको डेवलप करने की कोशिश करती है। तो उसी के तहत केंद्र सरकार की एक योजना है या स्कीम जिसको कहें, उस स्कीम का नाम है प्रसाद। केंद्र सरकार की है, याद रखना, प्रसाद। तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रिजुवेनाइजेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये इसका फुल फॉर्म है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये सिंस न्यूज में, इस वजह से इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। पिलग्रिमेज रिजुवेनाइजेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस योजना के तहत इसको शामिल कर लिया गया। और शामिल करने से क्या होता है? सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, उसका पर्यटन मंत्रालय एक फंड देता है। और वो फंड से क्या करना होता है? वो जो जगह है जिसको सेलेक्ट किया गया है, किस योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत, वहां पर आपको डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट से मतलब ये है कि आपको रहने के लिए व्यवस्था करनी है, यानी होटल का निर्माण करना। अगर कोई पर्यटक आएगा, कोई टूरिस्ट आएगा, तो डेफिनेटली उसको रहने के लिए जगह चाहिए। खाने के लिए कुछ अच्छे रेट्स पे उन्हें भोजन अवेलेबल करा कर देना है। इसके अलावा इसका सौंदर्यीकरण करना है जगह जगह। अगर कोई बंदा दूर से देखने के लिए आएगा और यहाँ पर उसको देखने को अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, तो डेफिनेटली वो बार बार आएगा, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करेगा। तो इसी को कहा जाता है प्रसाद योजना। यानी अच्छे रेट पर खाना, रहना, जगह की सुंदरता, ये सब सुनिश्चित करना किसके तहत? प्रसाद योजना के तहत। तो प्रसाद योजना के तहत इसको भी शामिल किया गया है। किसको? मां बमलेश्वरी मंदिर को। और जगह को भी मान सकते हो आप, डोंगरगढ़ को भी शामिल किया गया। अब देखिए इसके बाद में इससे संबंधित और डेटा है। केंद्र सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत 43 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ये जो बजट होता है, ये डेटा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इतने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर खर्च करेगी इसके डेवलपमेंट के लिए, मां बमलेश्वरी मंदिर के लिए और डोंगरगढ़ के लिए। इसके तहत मंदिर का सौंदर्यीकरण, पार्किंग इत्यादि को विकसित किया जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं, यानी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? मां बमलेश्वरी का मंदिर कहां पर है, फिर इसको प्रसाद योजना के तहत शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। पाटन के ग्राम सांकरा किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये दुर्ग जिले में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय क्या होता है। तो उद्यानिकी और वानिकी में क्या होता है? खासकर दो चीजों के ऊपर रिसर्च की जाती है। एक तो होता है फल और एक होता है सब्जी। इन दोनों के ऊपर, हालांकि फूलों के ऊपर भी वो रिसर्च करते हैं। फल, सब्जी और फूलों के ऊपर रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च में क्या करेंगे? देखिए, उसकी अच्छी अच्छी किस्म विकसित करना। पहले मैं भी मानता नहीं था कि रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है, बट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो नई नई चीजें आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका, एक ही ढर्रा बना हुआ है जिससे किसी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो फल और सब्जियों के ऊपर वो रिसर्च करते हैं खासकर। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती, बट उद्यानिकी एवं वानिकी में स्पेशली फ्रूट्स और सब्जी के ऊपर ही रिसर्च की जाती है। फूलों के ऊपर भी रिसर्च की जाती है।
रिसर्च करने के बाद में उनकी अच्छी अच्छी किस्म विकसित की जाती है, अच्छे अच्छे तरीके विकसित किए जाते हैं कि अगर आप ये चीजें करेंगे, अपने खेतों में इस तरह से खेती करेंगे फल और सब्जी की, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा एक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया। अब ये कहां पर किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया। पाटन के ग्राम सांकरा, जिला कौन सा है, दुर्ग। तो ये सब पाटन और सांकरा याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको डिस्ट्रिक्ट तो पता होना ही चाहिए। कौन से जिले में, दुर्ग जिले में। नाम क्या है इसका, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया है। अब इससे संबंधित डेटा देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही होगा। यह राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे यहाँ पर फ्रूट और सब्जी के ऊपर रिसर्च के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो ये क्या है, प्रदेश का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय होगा। दूसरा, उत्पादक ही कृषि उद्योगों से सीधे जुड़ेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये तो सभी में होता है, अगर कोई भी नई चीज होती है तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था सुधरती है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेंगे वो और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि भाई इस तरीके से आप खेती करिए, किसकी, सब्जी की या फलों की। सांकरा में लगभग 90 एकड़ जमीन या 90 एकड़ भूमि में विकसित होने वाले विश्वविद्यालय परिसर का भू सर्वेक्षण कर जल आपूर्ति, सड़क, बिजली, पानी निकासी आदि की भी प्लानिंग कर ली गई है। ठीक है, ये सब चीजें तो बेसिक है, ये पता आपको होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है, ये तो लगेंगे ही। बट हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कितनी भूमि पे बन रहा है, 90 एकड़ भूमि पर बन रहा है सांकरा में। कहां पर, दुर्ग जिले में। नाम क्या है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 55 करोड़ की लागत से बनने वाले विश्वविद्यालय में मुख्य परिसर में शैक्षणिक भवन और प्रशासनिक भवन बनेगा। सिंपल सी बात है, कॉलेज है तो यही बनेगा, विश्वविद्यालय है तो यही बनेगा, शैक्षणिक भवन और प्रशासनिक भवन। इसमें लागत कितनी आने वाली है, 55 करोड़ की। काफी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। इसके अलावा ये वाला डेटा, इसके अलावा ये वाला डेटा और ये डेटा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक गांधी ग्राम बनाया जा रहा है। गांधी ग्राम की स्थापना कांकेर जिले के कुलगांव में की जा रही है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी ग्राम का निर्माण किया जा रहा है या स्थापना की जा रही है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो पहली बात तो इसमें होगा क्या गांधी ग्राम में, देखिए गांधी जी ये चाहते थे कि लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर मतलब क्या, गांव की जो आपूर्ति है वो गांव में ही पूरी हो जाए। जैसे गांव में मान लीजिए 5 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ, तो गांव के लोगों को ये 5 किलोग्राम सफिशियंट हो, या फिर इतना गेहूं उत्पादित किया जा सके कि गांव को बाहर से ना लेना पड़े। इसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता। यानी बाहर से इंपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह से लेके आएंगे तो पैसा खर्च होगा और फिर वो आएगा कहां से, ये गांधी जी का कंसेप्ट था। और गांधी जी ये चाहते थे कि गांव का विकास हो पंचायतों के माध्यम से, आत्मनिर्भर बने गांव, ये गांधी जी चाहते थे। तो उनके लिए उनका जो विजन था, उसी के आधार पर एक आइडियल गांव बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या रखा गया, गांधी ग्राम। और वो कहां पर, कांकेर जिले के कुलगांव में स्थापित किया जा रहा है। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, गांधी ग्राम में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यानी जो गांव के लोग हैं उन्हें क्या, अच्छे तरीके से कुशलता सिखाई जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जैसे इसमें दिया, जिसमें प्रशिक्षण कक्ष, रसोई घर, डाइनिंग व्यवस्था सहित 100 प्रशिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। किसमें, उस गांव में ये सारी चीजें होंगी। और उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके लिए, रोजगार के लिए। सिंपल सी बात है। इस प्रशिक्षण केंद्र का संचालन वन प्रबंधन समिति कुलगांव के इंदिरा वन मितान स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। अब ये इंदिरा वन मितान स्वयं सहायता समूह में आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें होता यह है कि जो गांव के आदिवासी लोग हैं उनके ग्रुप बनाती है सरकार और उसे नाम दिया जाता है स्वयं सहायता समूह, यानी स्व सहायता समूह बोलिए या स्वयं सहायता समूह बोलिए। 15 लोगों का ग्रुप बना दिया, उनको इतना एरिया दे दिया मान लीजिए जंगल का, कि आप यहाँ पर क्या करिए, इसका जो वनोपज है इसको निकालिए और इसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करिए, इसको बेचिए और आप भी रोजगार प्राप्त करिए और बाकी लोगों को भी रोजगार दीजिए। ये होता है इंदिरा वन मितान। इंदिरा वन मितान में क्या, रिपीट करता हूं मैं, आदिवासी युवाओं का समूह बनाया जाता है, स्वयं समूह। और वो जो
वनों की जो उपज होती है उसका वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके ही तहत इस गांधी ग्राम का प्रबंधन किया जाएगा, और वो प्रबंधन कौन सी समिति करेगी, वन प्रबंधन समिति कुलगांव, ये इसका प्रबंधन करने वाली है। फिर इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रमुख रूप से वनोपज प्रसंस्करण, मैं आपको बता चुका हूं, लाख उत्पादन, शहद उत्पादन के लिए आधुनिक विधि, औषधि पौधों की खेती, बांस आधारित उत्पाद निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सारे वनोपज हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाए, इनका प्रसंस्करण कैसे किया जाए, ये सारी इसमें क्या बताई जाएगी, प्रशिक्षण इनका दिया जाएगा। आपको मैं प्रसंस्करण के बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। फिर एक एप्लीकेशन लाई है छत्तीसगढ़ सरकार, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, मोर बिजली मोबाइल ऐप। आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये कौन लेके आई है, छत्तीसगढ़ सरकार, और छत्तीसगढ़ सरकार का ही एक उपक्रम है क्या, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, CSPDCL, ये इसका फुल फॉर्म, सॉरी इस कंपनी का फुल फॉर्म ये इसका शॉर्ट फॉर्म। तो इस कंपनी ने एक मोबाइल ऐप लेके आई है, और उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, मोर बिजली मोबाइल एप्लीकेशन। अब आप सोच रहे हैं कि ये किस काम में आएगा, तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखिए ये किस काम में आना चाहिए। इससे लोग बिल भर सकेंगे, एक तो इसमें ऑनलाइन अपना बिल फैच कर सकेंगे, इसके अलावा आपने कितनी यूनिट यूज की, ये सारी चीजें होंगी। और नया क्या होगा इसमें, देखिए वही सब मैंने लिखा है, उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को उनके बिजली उपभोक्ता संख्या के साथ पंजीकृत करना तथा मासिक बिजली बिल देखना, जो मैं आपको बता चुका हूं। मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होगा, बिजली के बिल एप्लीकेशन में यही होना है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से मासिक बिजली बिल का भुगतान करना, सिंपल सी बात है यही होगा। पिछले 6 महीने के बिजली की खपत के पैटर्न की जांच करना तथा बिजली बंद करने की शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी होगी। आप जैसे आपको एनालिसिस करना है कि पिछले 6 महीने का जो आपका बिजली का खपत है वो किस पैटर्न में रहा, पहले 6 महीने में कितनी आपने बिजली उपयोग की, बाद में कितनी उपयोग हुई, ज्यादा क्यों हो गई, कम क्यों हो गई, ये सारी चीजें होंगी, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मोर बिजली मोबाइल एप्लीकेशन, ये आपको पता होना चाहिए किसका है, CSPDCL इस कंपनी का है। सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर नरवा विकास योजना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फॉरेस्ट सर्विस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी एग्जाम में आने की संभावना इसकी बनती है। नरवा विकास योजना, अब ये है कि आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो पानी है उसकी समस्या दिनादिन बढ़ती जा रही। ग्राउंड का जो वाटर लेवल है, यानी ये ग्राउंड है, इसका अंडरग्राउंड वाटर रहता है, आपको पता होगा, यहाँ पे हम ट्यूबवेल करते हैं या कुआं खोदते हैं और पानी बाहर निकालते हैं, तो ये पानी लगातार नीचे जाता जा रहा है। अब इस पानी के लगातार नीचे जाने से क्या होता है कि सभी को समस्या होती है इससे, किसको, इंसानों को भी होती है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई अभ्यारण्य है तो यहाँ के जो जंगली जानवर हैं उन्हें भी समस्या होगी। तो उसके लिए सरकार एक योजना लेके आई है कि वापस इस पानी को क्या किया जाए, ग्राउंड में यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, देखिए, वन क्षेत्रों में भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित की जा रही नरवा विकास योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। भूजल संरक्षण इंपॉर्टेंट है, भूजल संरक्षण और संवर्धन, यानी भूजल जो है उसको संरक्षित भी किया जाए और संवर्धित भी किया जाए और उसको अच्छा बनाया जाए। प्रदेश के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व के नालों में नरवा विकास के कार्य किए जाएंगे। अब ये नालों में नरवा विकास के कार्य क्या होंगे समझना। आपको पता है पानी हमारे यहाँ पर पूरे भारत में ही ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में ही होता है ऐसा। बारिश तो बहुत होती है, बारिश के बाद जो पानी है वो बह के कहाँ चला जाता है, समुद्र में, और वो स्पीड से जाता है, और समुद्र में अगर चला गया तो इसको और ज्यादा हम ग्राउंड के वाटर को रिचार्ज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, यहाँ पर अगर डैम बना देते तो ये पानी यहाँ पर रुक जाता, तो इधर दौड़ता रहता था पानी, इधर स्पीड में बाहर जा रहा था, तो अंदर कम रिसता है। बट अगर ऐसा भरा रहे पानी तो ज्यादा अंदर रिसता है, और पानी ज्यादा रिसेगा तो क्या बढ़ेगा, डेफिनेटली पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो इसके तहत सरकार यही कर रही है नरवा विकास योजना में। देखिए, नालों में स्टॉप डैम, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाना, चेक डैम, ग्लिम्पलंग, डाइक, लूज बोल्डर, चेक डैम आदि संरचनाओं से 7,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र
उपचारित होगा। उपचारित होने से मतलब ये है उसमें सुधार किया जाएगा। कितने? 7,04,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। काफी बड़ा होता है ये इतना हेक्टेयर। इनमें ये छोटे छोटे स्टॉप डैम, चेक डैम और ये सारी चीजें बनेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का जो रिचार्ज है, जो ग्राउंड में पानी रिसता है, वो ज्यादा रिसे और ग्राउंड का यानी पानी का जो लेवल है वो बढ़े। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। तो सिंपल, अगर इसको एक शब्द में आपको याद रखना है तो सिर्फ इतना, नरवा विकास योजना भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए। कहां पर? नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व इत्यादि, इन सभी जगहों में। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे यहां पर गोंडी भाषा काफी प्रसिद्ध है। तो गूगल ने गोंडी भाषा का यूनिकोड तैयार किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिकोड क्या होता है और गोंडी भाषा का ये तैयार किया गया। तो यूनिकोड ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में, तो आपको पता है जैसे ये यूनिकोड ही लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ लैंग्वेज कौन सी समझता है? बाइनरी। इसको 1 और 0 में कन्वर्ट करना होता है। अब जो लोग साइंस वाले नहीं, वो सोच रहे होंगे कि 1 और 0 में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। इवन 9 है, इसको भी 1-0 में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी में ये होता है। तो ऐसे ही गोंडी भाषा की जो वोकेबलरी थी या जो उसके शब्द थे, उनका यूनिकोड तैयार किया गया। क्योंकि जब हम कुछ चीज टाइप करते हैं, जैसे हिंदी में कोई टाइप कर रहे हैं, तो पहले आपको कंप्यूटर को बताना होता है, उसको सिखाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया टाइप कर दिया, तो कंप्यूटर को मालूम ही नहीं। तो पहले उसके लिए सिखाने का मतलब ये होता है कि उसकी प्रोग्रामिंग यानी यूनिकोड तैयार किया जाता है। तो अभी तक तो बहुत सारी फेमस भाषाओं का यूनिकोड था, बट गोंडी भाषा का नहीं था, तो इसका यूनिकोड तैयार किया है। अब इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहला देखिए, ये भाषा उन अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में शामिल हो चुकी है जिनका यूनिकोड मौजूद है, जिसके बाद इसे मोबाइल और इंटरनेट पर सीधा टाइप किया जा सके। क्योंकि अगर एक बार आपने कंप्यूटर को समझा दिया कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो आप सिंपल सी बात है इसको सीधा टाइप कर सकेंगे। नेक्स्ट है, गोंडी भाषा को पहचान दिलाने के लिए गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने संयुक्त प्रयास किए। इन दोनों के प्रयासों से ये हुआ, न्यूजीलैंड की कंपनी और गूगल। और गोंडी भाषा कहां पर बोली जाती है? वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, पर मुख्यतः कहां बोली जाती है? बस्तर संभाग में बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज? गोंडी भाषा। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा सिर्फ इतना सा है। इसमें हेल्प किसने की? इसने की। नेक्स्ट देखते हैं। फिर फूलबासन बाई के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ये न्यूज में आ गई थी, वजह थी इन्होंने केबीसी में पार्टिसिपेट किया, इस वजह से न्यूज में आ गई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका जन्म स्थान कौन सा है फूलबासन बाई का। पहली बात तो ये क्या है, ये एक समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने आदिवासी लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए उन्होंने खासकर काम किया। इनका जन्म जगदलपुर जिले में हुआ तथा इन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अब स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। 10 लोग हैं, वो मिलके फंड इकट्ठा करेंगे, पैसे जमा करेंगे। मान लीजिए 200 रुपए एक व्यक्ति ने जमा किया, 10 लोगों ने, तो 2000 रुपए में कुछ आप छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा इसमें सरकार भी मदद कर देती। 2000 आपके जमा हो गए, 2000 सरकार आपको दे देगी। टोटल कितने हो गए? 4000 से आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि बहुत कम अमाउंट है, बट छोटा मोटा तो आप कर ही सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, फूलबासन बाई ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। किसके माध्यम से? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। उनसे पैसा जमा करवाया, फिर उनसे बिजनेस खुलवाया, फिर उसमें उन्नति की, और फिर इतनी उन्नति की कि 2012 में इन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, प्रदान किया जा चुका है। पद्मश्री के बारे में आपने सुना होगा। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये सिविलियन अवार्ड होता है, नागरिक सम्मान होता है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो फूलबासन बाई का जन्म स्थान आपको याद रखना है। इन्हें पद्मश्री कौन से ईयर में मिला, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पुटका पहाड़ के जंगल में तितलियों की 100 से अधिक प्रजाति 40 को चिन्हित किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो आपको पुटका पहाड़ पता होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पर बहुत सारी तितलियां पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो आपको जैसे मान लीजिए 100 से अधिक है, तो आपको सबके सबका नाम याद नहीं रखना है, नहीं तो 100 तितलियों के नाम आप याद रखेंगे और पता चले एग्जाम में सिर्फ तितलियों के नाम ही याद करके चले गए, दूसरा कुछ याद ही नहीं किया।
ये नहीं, हाँ लेटेस्ट जो आई है वो आपको पता रखना है, जो कि न्यूज में हो। जैसे पुटका पहाड़ कोरबा जिले में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जहां दुर्लभ प्रजाति की तितली कॉमन ऑनिक्स इंडिगो प्लस फ्लैश भी पाई जाती है। ये तो कॉमन ओनिक्स आपको भारत भर में देखने को मिलती है, और इनके बारे में खास ये है कि ये डेंस फॉरेस्ट में रहती है, यानी बहुत ही घने जंगलों में रहती है, मैदानी एरिया में नहीं रहती। बट इनको बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। किस वजह से खतरा हो रहा है समझना। आपको पता है कि हम फूलों के ऊपर या जो हमारे सब्जी हैं या जो फसल हैं उनके ऊपर हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। अब एक तितली आई और तितली ने क्या किया, यहां पर आपने कीटनाशक का छिड़काव करके रखा था और वो यहां से क्या उसने शहद वो लेके जाती है, इसका परागकण लेके जाती है, और वो ले गई, और कीटनाशक में तो इंसान मर जाता है, तो तितली क्यों नहीं मरी? तो इससे इनकी प्रजाति लगातार कम हो रही। तो यही ये रिसर्च में पाया गया है। फिर देखिए, इन तितलियों को सबसे अधिक खतरा फूलों व फसलों में कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल से होने से है। जो कीटनाशक है उनसे सबसे ज्यादा इन्हें खतरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तितलियों की 159 प्रजातियां पाई जाती है। पहले इनकी संख्या 174 थी। मैंने पहले भी बोला कि इनकी संख्या सिमटती जा रही है, क्योंकि इंसान डेवलपमेंट के अहंकार में आके कई ऐसी चीजें कर देता है। अहंकार तो नहीं मैं कहूंगा, बट हाँ ये कीटनाशकों की वजह से आपको पता होगा कि ये जो हमारे इंडियन गिद्ध है वो भी कम हो गए। एक बार तो वो खत्म होने वाले थे, फिर सरकार को समझ में आ गया कि कीटनाशक की वजह से मर रहे, तो सरकार ने वो कीटनाशक फिर बंद कर दिया, फिर गिद्ध अभी फिर से बढ़ने लगे। फिर उपरोक्त सभी सत्य है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सत्य में आपको याद क्या रखना है, पुटका पहाड़ कोरबा जिले में स्थित है, और वहां पर कौन सी कॉमन ओनिक्स और इंडिगो फ्लैश, ये दो प्रकार की तितली देखी गई है। और अभी लगभग इतनी तितलियां हमारे पास हैं, सॉरी इतनी 159, पहले इतनी थी। रायगढ़ के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के मसाला अनुसंधान को देश भर में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इसमें क्या है, ऑब्वियसली मसाला अनुसंधान केंद्र भी होगा। अब ये मसाले पे अनुसंधान करता है, जैसे अदरक पे अनुसंधान कर लिया, अच्छी क्वालिटी उसकी उत्पन्न कर ली, या फिर धनिया इस पे शोध कर लिया, जीरा, इन सब पे जो मसाले के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर। तो इस वजह से इसे क्या भारत का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का सम्मान दिया गया। यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है इस वजह से। अब देखिए उससे रिलेटेड कुछ डेटा है। यह सम्मान मसाला फसलों की नई किस्म के विकास, फसल सुधार, अनुसंधान एवं विस्तार के प्रतिपादन के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। ये मैं आपको बता चुका हूं। मसाला अनुसंधान केंद्र है तो वो मसालों पे ही अनुसंधान करेगा। फिर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1996 में की गई थी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है इतना, कोई खास ईयर्स बहुत ही कम एग्जाम में आते हैं। इस अनुसंधान केंद्र का विभिन्न फसलों की अनेक प्रजातियों के प्रयोग एवं परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें याद करने जैसा सिर्फ एक ही चीज है, देश भर में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का सम्मान किसे मिला है, रायगढ़ के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के मसाला अनुसंधान केंद्र। फिर देखिए, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश माध्यम स्कूल स्कीम सरकार ने 1 नवंबर 2020 को लॉन्च की। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य? अब जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें डेटा रहेगा। क्या इंग्लिश माध्यम स्कूल स्कीम है, तो सरकार अब क्या करना चाह रही, हिंदी माध्यम के तो बहुत स्कूल है हमारे छत्तीसगढ़ में, इंग्लिश मीडियम के भी वो स्कूल स्थापित करने की कोशिश करी ताकि लोगों को इंग्लिश में भी सीखने को मिले। तो इस योजना के लिए आवंटित राशि कितनी, 130 करोड़ है। और योजना का नाम क्या है, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश माध्यम स्कूल स्कीम। ये स्वामी आत्मानंद जी क्या थे, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के लिए भी काफी काम किए हैं। इसके बाद में इस योजना का उद्देश्य राज्य में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का निर्माण करना ताकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की सुविधा मिल सके। और इसके तहत शुरुआत में कितने स्कूल खोले जा रहे हैं, 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, इतना पैसा दिया गया ये याद करना है, और अभी इनिशियली इतने स्कूल ओपन होंगे ये याद करना है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ना लिखना अभियान के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है।
तो मैं जब से छोटा था तब से इस प्रकार का अभियान देख रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम वो अभियान कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले साक्षरता अभियान चलता था, जो बूढ़े लोग होते थे या जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उनकी रात में प्रौढ़ शिक्षा करके इस तरीके से उनको टीचर आके पढ़ाता था, नाम वाम लिखना बताता था, अनार आम इमली ये सब लिखना बताते थे। और जब मैं छोटा था तब से ये चल रहा है और देखिए अभी भी चल रहा है पढ़ना लिखना अभियान। ये केंद्र सरकार का अभियान है और केंद्र सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक देश की साक्षरता दर कितनी होनी चाहिए, 100%, यानी सभी लोग साक्षर होना चाहिए 2030 तक। ये टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और छत्तीसगढ़ में इसके पहले चरण में कितना लक्ष्य रखा है, तो ये 2.5 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। 2.5 लाख लोगों। साक्षर से मतलब आप ये मत समझना कि सब कुछ उन्हें आ जाएगा, बिल्कुल वो एक्सपर्ट हो जाएंगे और पीएससी पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता जी। ऐसा होता है कि उन्हें ना सिर्फ नाम लिखना सिखाया जाता है और जो नाम लिखना सीख गया ना उसके बारे में कहा जाता है कि अच्छा ये तो साक्षर हो गया। हमारे यहाँ की डेफिनेशंस भी बहुत ही, जिसको मैं कहूंगा वीक डेफिनेशंस हैं। साक्षरता की बहुत ही वीक डेफिनेशन है हमारे। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के असाक्षरों को स्वयंसेवी अनुदेशकों के माध्यम से साक्षर किया जाएगा। जिसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।